हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास और तिथियाँ। पिछले 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर को और पढ़ा और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर साथ में देखेंगे। तो ये वीडियो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। हर एग्ज़ाम में क्लास 6 to 12 NCERT बुक से पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो ये क्या है? अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं। उसका जो मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी होता है उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में। तो कभी कभी आपने AD देखा होगा तो उसको हिंदी में AD बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, AD एनो डोमिनी इसका होता है। एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जब से वो पैदा हुए उसके बाद से क्या लगता है? AD ईस्वी, हिंदी में ईस्वी, इंग्लिश में AD, और उसके पहले BC लगता है, बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE या BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि AD की जगह CE, BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, क्योंकि विदेशों में भी इसका यूज़ इस तरह से किया जाता है। ठीक है, विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था AD और BC। ठीक है, ईस्वी और ईसा पूर्व, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग ये समझ लिए हैं। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो जैसे हमने पढ़ा था अभिलेख, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें। उसमें अभिलेख और पांडुलिपि इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसको आप देख लें तो आप समझ जाएंगे। वो पार्ट 2 में है, भाग 2 में है वो वीडियो। ठीक है, आप वो जरूर देख लेना, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अभिलेख और पांडुलिपि क्या होता है? ठीक है, समय के साथ जो है भाषा और लिपियों बहुत बदलाव आ चुका है। तो पहले के लोग किस तरह से वो समझते थे, किस तरह से जानने की कोशिश करते थे, उसको हम आगे और देखेंगे। ठीक है, एक कहानी से। कौन सी कहानी है? अफ्रीकी देश मिस्र से मिली है वो। ठीक है, 5000 वर्ष पूर्व जहाँ राजा रानी रहते थे। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही अभिलेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। जो छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है उसे क्या बोलते हैं? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एल के लिए क्या है? शेर है, और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। ठीक है, उन्होंने यहाँ बहुत ध्यान से देखने के बाद उनको जो भी वहाँ मिला, कारतूस का फ्रेम मिला, एक छोटा सा फ्रेम, उसमें क्या है, इन्होंने बहुत ध्यान से देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला, ये सोचा कि मतलब जो एल अक्षर है उसके लिए शेर दिया हुआ है और ए अक्षर के लिए चिड़िया बनाया हुआ है।
तो इस तरह से जो है अभिलेख पढ़ने में जो है उनको बहुत सहायता मिली। तो इस तरह से वो लोग सोच समझ के फिर निकालते थे कि किस तरह से ये पढ़ा जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार इमेज में भी देखिए, समझ लीजिए। ये देखिए एल जो है ये शेर के लिए दिया हुआ है, तो आई जो है ये जो इमेज बना हुआ इसके लिए। तो लोग ये सोच सोच के पहले देख देख के समझने की कोशिश करते थे कि किससे क्या हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखते हैं, ठीक है, निम्नलिखित का सुमेल करना है। नर्मदा घाटी, इससे कौन सा मिलेगा? मगध, गारो, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ गंगा घाटी और पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो ये आप पहले खुद से करेंगे, फिर मैं लास्ट में इसको बताऊंगी। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेट दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व मिले हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व जो था वो था वहाँ पे नगर। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। आज जो है हम लोग आज से लिया जाता है 2000 वर्ष पूर्व का। नेक्स्ट है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। आपको बताना है, ये मैंने चैप्टर में भी पार्ट 2 में पढ़ाया है, तो आप देख के उसको समझेंगे और खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। वैसे लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो आपको ये खुद से, ये फर्स्ट वीडियो में है, आप देखेंगे समझेंगे, उसके बाद खुद से लिखेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है मेंस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी या बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। आपको बताना है कि पुरातत्वविद जो है पहले का था, उसमें से कौन सी वस्तु जो है पत्थर की बनी हो सकती हैं। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप खुद से इसको करेंगे पहले। तो चलिए, हमने क्वेश्चन देख लिया, अब उसका आंसर करते हैं। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रहण वहाँ था। नर्मदा घाटी में आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ क्या थी? आरंभिक कृषि थी, वहाँ कृषि स्टार्ट हुआ था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। सिंधु और सहायक नदियाँ जो है उनके अगल बगल पहला नगर बसा था। गंगा घाटी लगभग 250 साल पहले वर्ष पूर्व के नगर, 250 साल वर्ष पूर्व के नगर गंगा घाटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। ठीक है, तो पांडुलिपियाँ क्या थी? प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण या खोद कर लिखना जो है किया जाता था। उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखना होता है, तो उसमें सतहों पर जो है उसमें लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था उसको खोद कर। ठीक है, मैंने और बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया है, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट था रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, रसीदा के प्रश्न को हमें फिर से पढ़ना है, तो उसका क्या उत्तर होगा? तो हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों एवं अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें रसीदा का क्वेश्चन क्या है कि हम लोग अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, कि 100 साल पहले कैसे कोई बता सकता है कि क्या हुआ था। तो उसी का आंसर हमें देना है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट था पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। ठीक है, तो आप सूची यहाँ देखिए बनी हुई है, पहले तो खुद से आपको करना है, फिर ये इससे मिलाना है कि आपने कितना किया कितना नहीं हो पाया, तो उससे मिला के आप देखेंगे। तो जैसे सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। ठीक है, तो इसमें पत्थर की बनी वस्तुएं कौन कौन सी थी? इमारतें, हथियार, औजार और मूर्तियाँ। ठीक है, पहला था पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। पुरातत्वविद क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो आप वो देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये पाई जाने वाली वस्तुएं हैं, और इसमें से जो पत्थर के हैं वो ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो ये था, इसका आंसर होगा साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण हो सकता है साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे अपने काम को, ठीक है, कि उनको लिखा जाए। या ये भी हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ना हों, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हों, या यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो।
तो ये भी हो सकता है कि जो भी अभिलेख अगर उनको बनवाना है तो वो ज़्यादा पैसा उसमें लगता होगा, तो इसीलिए अभी वो लोग नहीं लिख पाते होंगे। नेक्स्ट है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो आपको 2 बताना है, ठीक है। फर्स्ट होगा, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। जो भी किसान होते थे उनका जीवन क्या होता था? कष्टों भरा। पहला हो गया अंतर, तो पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। राजा जो थे अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन किसान नहीं रख पाते थे। तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया और समझा दिया। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब का जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।